ये गाइस एक बार फिर से आपका अपने बायोलॉजी 0426 में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने कोशिका के कुछ अंगों के बारे में बात कर लिया था, जिसमें अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, राइबोसोम थे, वैक्यूल्स थे, लाइसोसोम थे, केंद्रक था, सेंट्रोसोम थे। इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं इसके 12वें टॉपिक पे, पक्षमाव व कसाब में। पक्षमाव व कसाब की बात करें तो ज़्यादातर ये एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि ये केवल एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। पक्षमाव व कसाब की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है, अर्थात बाल के समान संरचना होती है। पक्षमाव व कसाब में फ़र्क इतना ही होता है कि कसाब जो होते हैं वो लंबे होते हैं और पक्षमाव जो होते हैं वो अपने पास में छोटे होते हैं। कसाब की जो अगर लंबाई की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कसाब जो होता है वो चाबुक के समान होते हैं और पक्षमाव की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है वो 9+2 स्ट्रक्चर की होती है, अर्थात 9 तो केंद्रीय तंतुक पाए जाते हैं 9 परिधीय तंतुक पाए जाते हैं और 2 केंद्रीय तंतुक पाए जाते हैं। और ये 9+2 स्ट्रक्चर मिलकर एक गाड़ी के पहिए के समान संरचना बनाती है। अर्थात ये कह सकते हैं ये कोई गाड़ी का पहिया है, यहाँ पर 2 अपने पास में केंद्र में पाए जाते हैं और 9 कहाँ पाए जाते हैं, परिधीय तंतुकों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें नंबर 13 की लवक की, प्लास्टिड्स होते हैं। ये केवल प्लांट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट श्वेत रंग के होते हैं और ये भोजन को जड़ के रूप में संग्रहित करने का कार्य करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं जब क्लोरोप्लास्ट भोजन नहीं बना पाता है तब पौधों को भोजन प्रदान करने का जो कार्य होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। सफ़ेद रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, हरे रंग का होता है, तना व पत्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति के अंतर्गत भोजन बनाने का कार्य करता है। हरे रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, रंगीन वर्णक होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। नोट, एक छोटी सी बात ये कह सकते हैं कि युग्लिना एक जंतु है, उसके अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं अपन गुणसूत्रों की। क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र होते क्या, ये कह सकते हैं कि मानव शरीर जो होता है संपूर्ण गुणसूत्रों से मिलकर के बना होता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित होते हैं और इन गुणसूत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और जीन्स उपस्थित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। मानव के अंतर्गत 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्रों के अंतर्गत ये कह सकते हैं मेल में 23 + 44 + 2 = 46 और 44 + 2 = XX फीमेल के अंतर्गत। मेल में XY और फीमेल में XX। ये जो XY और XX जो हैं ये मेल और फीमेल को इंडिकेट करते हैं, जबकि 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये जो दो गुणसूत्र जो अलग होते हैं ये लिंगों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो गुणसूत्र की जो संरचना होती है अपने पास में कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। जब इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो गुणसूत्र कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब अपन गुणसूत्रों के बारे में पूर्ण डिटेल से बात करेंगे। देखिएगा, कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका जो होती है अपने पास में 2 प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, अर्थात इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात ये अविकसित होती है, अर्थात ये नील हरित शैवालों के अंतर्गत पाई जाती है। यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक दो प्रकार की होती है, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। एनिमल्स के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं और प्लांट्स के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। तो यूकेरियोटिक सीधी सी बात है जंतुओं में और पादपों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अविकसित कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखो कुछ इनके अंतर्गत सिमिलर और डिसिमिलर बात कर लेते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती है आकार के अंतर्गत, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। पहला नॉर्मल डिफरेंस है ये। दूसरी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक पर कोई खोल नहीं पाया जाता है, अर्थात सिंगल पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के ऊपर खोल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो जीव द्रव्य के द्वारा शोषण की क्रिया को संपन्न कर लेती है। जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, अर्थात लिक्विड की सहायता से ही वो शोषण की क्रिया को क्या कर लेती है, संपन्न कर लेती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत शोषण की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात वही प्रक्रिया चलती है, क्रेब्स चक्कर होता है, एटीपी बनते हैं, ग्लूकोज के अणु बनते हैं और फिर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है, जबकि प्लांट्स के अंतर्गत या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो सेल्यूलोज से बनी पाई जाती है। राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत राइबोसोम 17 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इधर 80 प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का बनना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन्स दोनों के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा सीलिया फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकेरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक्स में भी होती है और यूकेरियोटिक्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रक्रिया है जैसे गोल्जी काय, वैक्यूल्स, ये सब जो प्रक्रिया होती है ये अपने पास में यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। यहाँ पर अपना कोशिका चैप्टर संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर।